the vibrations are present in all possible planes perpendicular to direction of propagation. So in that case, that will be called as ordinary ray of light. Ordinary ray of light में क्या होगा? These vibrations are present in all possible planes which are perpendicular to this direction, that is direction of propagation, and in that case that will be called as an ordinary ray of light. तो क्या हो गया? Ordinary ray of light में जो vibrations है particle के, they are present in all possible planes which are perpendicular to the direction of propagation, and in that case this will be called as ordinary ray of light. So जो representation है, this is the method of representing that ordinary ray of light. तो ordinary ray of light में हमको इतना पता चल गया कि जो vibrations होते हैं they are present in all possible planes which are perpendicular to this direction. तो ये direction में ये एक plane होगा आपका ऐसे वाला, इसमें vibrations हो सकते हैं ऐसे भी प्लेन होगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, कैसे भी हो, they all the possible planes which are perpendicular to this direction will contain such vibrations. In that case that will be called as ordinary ray of light. तो उसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया इस प्रकार से, एक पार्टिकल ऑफ मीडियम बताया, ये ऐसे वाइब्रेट होगा, ये ऐसे वाइब्रेट होगा, ये ऐसे वाइब्रेट होगा, ये ऐसे वाइब्रेट होगा, एंड दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट. क्या बोला हमने? ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट में आज आपको लिखना नहीं, ओके. सो ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट में जो वाइब्रेशंस होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज एन ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट. इस प्रकार से हम उसको डिनोट करेंगे. नाउ इस लाइट को अब पास करेंगे किसी मटेरियल से. इतना पार्ट हमने ड्रॉ कर दिया, तो क्या हो गया? ये आपका ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट है, मैंने रिप्रेजेंट किया. इट इज डिनोटेड एज लाइक दिस. ऐसे कुछ नहीं होता, सिर्फ ये डिनोट करने के लिए हमने यूज किया है ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट, व्हिच इंडिकेट्स द वाइब्रेशंस आर प्रेजेंट इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन. नाउ इतना जब पार्ट मैंने ड्रॉ किया, तो दिस विल बी कॉल्ड एज एन प्रिज्म. और एक प्रिज्म लेते हैं हम, और इधर से ज्वाइन कर दिया. Now this type of arrangement is called as निकोल प्रिज्म. इस तरह का जो मटेरियल हमारे पास में होगा उसको हमने नाम दे दिया निकोल प्रिज्म. अब इसमें से जब आप उसको पास करेंगे, दिस विल बी, तो वेरी फ्यू ऑफ द वाइब्रेशंस, देखिए बहुत सारे वाइब्रेशंस रहेंगे यहाँ पे, वेरी फ्यू वाइब्रेशंस आर पासिंग थ्रू दिस वन, और इधर से जो रे ऑफ लाइट आएगा उसमें वाइब्रेशंस आर प्रेजेंट इन अ सिंगल प्लेन. मतलब रिमेनिंग वाइब्रेशंस को हमने रेस्ट्रिक्ट कर दिया, रोक दिया है. दीज आर कन्फाइंड टू सिंगल प्लेन. यहाँ पे जो रे ऑफ लाइट मिला है आपको, वो इसमें से निकला हुआ, मींस इमर्जेंट रे ऑफ लाइट थ्रू निकोल प्रिज्म विल हैव द वाइब्रेशंस रेस्ट्रिक्टेड टू द सिंगल प्लेन. मींस सारे के सारे जो वाइब्रेशंस है वो इसमें से पास आउट नहीं हो गए, व्हिच आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ दिस मटेरियल कॉल्ड एज अ क्रिस्टल. दिस विल बी कॉल्ड एज एन क्रिस्टल. निकोल प्रिज्म है हमारे लिए वो, इसमें से सिर्फ वो वाइब्रेशंस पास आउट हो गए व्हिच आर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ दिस मटेरियल. सो दिस टाइप ऑफ लाइट इज कॉल्ड एज अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट. ray of light in which vibrations are restricted to the single plane or confined to the single plane are that will be called as a plane polarized light. कैसे बनाया जाता है प्लेन पोलराइज्ड लाइट? कैसे बनाया जाता है कि ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू द निकोल प्रिज्म, देन द इमर्जेंट रे ऑफ लाइट विल हैव द वाइब्रेशंस confined to the single plane, and in that case that will be called as a plane polarized light. Now this light will be used to study the properties of organic compounds. हमारे पास जो कंपाउंड्स है उसके कुछ प्रॉपर्टीज हमको स्टडी करना है which are related to the light. लाइट से रिलेटेड जब कोई चीज का स्टडी होता है तो दैट इज कॉल्ड एज एन ऑप्टिक्स. अब ऑप्टिक्स में भी दो टाइप होते हैं, रे ऑप्टिक्स भी होता है, वेव ऑप्टिक्स भी होता है. वी आर यूजिंग द वेव नेचर, सो दिस विल बी वेव ऑप्टिक्स इन व्हिच वाइब्रेशंस आर कंसीडर्ड. दिस वाइब्रेशंस आर प्रेजेंट इन ऑल पॉसिबल प्लेन्स perpendicular to the direction of propagation. When it is passed through the Nicoll prism, then emergent ray will have the vibrations in a single plane. जहां vibrations आपके restricted होते हैं single plane के लिए, in that case that will be called as a plane polarized light. इसको हम short में PPL बोल सकते हैं, plane polarized light.
सो अब हमारी दो डेफिनेशन हो गई है। एक तो आपका ordinary ray of light in which vibrations are present in all possible plane perpendicular to the direction of propagation। फिर हमने क्या किया उसको, then it is passed through the Nicol prism। जब Nicol prism से पास किया तो क्या हो गया, most of the vibrations are blocked by this material and very few of the vibrations are coming out of that। These vibrations are restricted to the single plane। A ray of light having vibrations in a single plane is called as PPL or प्लेन पोलराइज्ड लाइट। दोनों डेफिनेशंस क्लियर हो गई होगी आपके अब नाउ। तो ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट में वाइब्रेशन जो है दैट आर प्रेजेंट इन ऑल पॉसिबल प्लेन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन, जबकि प्लेन पोलराइज्ड लाइट में जो वाइब्रेशंस है दे आर रेस्ट्रिक्टेड टू द सिंगल प्लेन। किसी एक परपेंडिकुलर प्लेन में वो रहेंगे एंड दैट विल बी कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज्ड लाइट और यू कैन से दैट इज पीपीएल। नाउ उसके बाद में पहला जो डेफिनेशन आपने लिखा, इसको हमने सिंबॉलिकली डिनोट कैसे किया था, ये डायरेक्शन है आपका एनर्जी ट्रांसफर वाला। तो इन दैट केस दिस विल बी अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट। फिर हमारे पास दूसरा डेफिनेशन आ गया PPL plane polarized light in which vibrations are restricted to the single plane or confined to the single plane which is perpendicular to the direction of propagation। तो इसको हमने रिप्रेजेंट कैसे किया, इस प्रकार से। This is a single plane in which these vibrations are present, so this will be representation of PPL plane polarized light। तीसरा डेफिनेशन देखते हैं, ऐसे लाइट को हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड से यदि पास करते हैं, देखिए यहाँ पे हमने वो ये कहा ऑर्गेनिक कंपाउंड ले लिया और अब इसमें से आप ये चीज पास कर रहे हैं, कौन सी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। So these vibrations are restricted to the single plane. These vibrations are restricted to the single plane. So this is your PPL। ये आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब इसमें से जो इमर्जेंट रे होगा, ये कैसे बनता है पता चल गया आपको कि निकोल प्रिज्म में से ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट पास किया तो आपको मिलेगा पीपीएल। अब पीपीएल को हमने पास किया किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में से। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड से पास करोगे तो दो चीजें हो सकती, एक तो ये पूरा का पूरा जैसा का वैसा इधर से दिख सकता है ऐसे, देयर इज नो चेंज, जैसा इधर था वैसे इधर से मिल गया, एक पॉसिबिलिटी हो गया। मतलब इसमें यदि कोई चेंज नहीं आता है तो दिस कंपाउंड इज इनएक्टिव टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लेकिन यदि ये कंपाउंड में वो एक आधी प्रॉपर्टी है, देन इन दैट केस दीज वाइब्रेशंस और दिस प्लेन गेट रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। देखिए यहाँ पे पूरी तरह से ऐसे है, 90 डिग्री का एंगल दिख रहा है एंड नाउ यू विल फाइंड दैट ये थोड़ा सा कम हो गया या बढ़ गया, सो दैट इज प्लस माइनस 10 डिग्री। तो यहाँ पे मैं प्लस 10 डिग्री कर रहा हूँ बिकॉज क्लॉकवाइज डायरेक्शन से इसको रोटेट कर दिया इस कंपाउंड ने। ये कंपाउंड में पहले हमने पास किया तो यहाँ पे कुछ और एक कंपाउंड था, उसकी वजह से यहाँ पे जो प्लेन ऑफ पीपीएल है वो रोटेट नहीं हुआ। फिर हमने दूसरा कंपाउंड लिया यहाँ पे, उसमें से ऑर्गेनिक वो जो पीपीएल है पास कर दिया आपने, देन यू विल फाइंड दैट कि जो प्लेन ऑफ पीपीएल है वो रोटेट हो गया प्लस 10 डिग्री से 20 डिग्री से रोटेट हो गया, मींस इट गेट रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। दूसरी केस में ऐसा भी हो सकता है कि इट गेट रोटेटेड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यहाँ पे जो प्लेन ऑफ पीपीएल है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट हो गया। तो ये उस कंपाउंड का एबिलिटी है, एबिलिटी या फिर प्रॉपर्टी है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, विच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट आइदर इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इन दैट केस दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए ऑर्गेनिक कंपाउंड बाय विच इट कैन रोटेट, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ये प्रॉपर्टी होगा विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज्ड लाइट इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड सच प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी। तो सबसे पहले जब कंपाउंड लिया आपने तो ये जैसा का वैसा इधर दिख रहा था आपको, तो वो इनएक्टिव हो गया। दूसरी केस में यू विल फाइंड दैट कि दिस प्लेन ऑफ पीपीएल जो है दैट गेट रोटेटेड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन और टुवर्ड्स राइट।
दूसरा तीसरा कंपाउंड लिया हमने, उसमें से जब ये पास कर दिया तो विल फाइंड दैट कि ये जो है प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट हो गया, मींस दैट कंपाउंड हैज एबिलिटी टू रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंड इन दैट केस दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी. This is the property of organic compound. Property of organic compound by which it can rotate. It can rotate. क्या rotate कर रही है आप? Plane. किसका plane? Plane of plane polarized light towards right or left. लेफ्ट या राइट में प्लेन ऑफ पीपीएल का रोटेट करने का जो प्रॉपर्टी है किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकल एक्टिविटी. एंड द कंपाउंड इज सेड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. ए कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? व्हेन इट कैन रोटेट, when it can rotate the plane of PPL in clockwise or in anti-clockwise direction. In that case it will be called as optically active compound and the property is called as optical activity. अब इसका यूज करते हम किसी कंपाउंड में प्योरिटी चेक करने के लिए, वो कितना प्योर है. हर प्योर कंपाउंड का जो ऑप्टिकल रोटेशन है, प्लेन ऑफ पीपीएल को रोटेट करने का जो प्रॉपर्टी है, कितने डिग्री से रोटेट होना चाहिए. फॉर एग्जांपल हमारे पास ग्लूकोज है तो 19 डिग्री से रोटेट होना चाहिए, तो वो प्योरिटी हो गया उसका. दूसरा सैंपल हमारे पास ग्लूकोज का है, उसमें रोटेशन जो है प्लस माइनस 19 प्लस माइनस 0.5 डिग्री भी है, तो मतलब उस ग्लूकोज में इम्प्योरिटी है, ये उसका इंडिकेशन होता है. सो दैट कैन बी यूज्ड टू चेक द प्योरिटी ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड. ऑर्गेनिक कंपाउंड कितने एक्सटेंट तक प्योर है वो हम ऑप्टिकल रोटेशन से डिसाइड कर सकते हैं. हर कंपाउंड का ऑप्टिकल रोटेशन फिक्स होता है. सो नाउ तीसरा डेफिनेशन कर लिया हमने. सबसे पहले ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट देखा जिसमें वाइब्रेशंस आर प्रेजेंट इन ऑल पॉसिबल प्लेन. फिर हमने पीपीएल देखा कैसे बनाया. जब ऑर्डिनरी रे ऑफ लाइट को आपने निकोल प्रिज्म से पास कर दिया तो हमको एक इमर्जेंट रे ऑफ लाइट मिला जिसमें वाइब्रेशंस आर रेस्ट्रिक्टेड टू द सिंगल प्लेन. किसी एक सिंगल प्लेन के अंदर वाइब्रेशंस आ जाते हैं तो देन इट इज कॉल्ड एज प्लेन पोलराइज लाइट पीपीएल. अब ये पीपीएल को आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड में से पास कर दिया और ये पीपीएल का प्लेन यदि क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन से रोटेट होता है तो इन दैट केस इट विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड. नाउ किसी कंपाउंड में प्लेन ऑफ पीपीएल को रोटेट करने की एबिलिटी कब आती है, वो ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है? व्हेन इट कंटेन्स कायरल कार्बन या फिर असिमेट्रिक कार्बन. एक ऐसा कार्बन to which 4 different species are attached, जिसमें चारों अलग अलग आइटम्स और ग्रुप ऑफ आइटम्स बॉन्डेड रहेंगे. इन दैट केस सच कार्बन विल बी कॉल्ड एज असिमेट्रिक कार्बन. यदि मैं इसको W X Y Z, तो ये चारों जो है अलग अलग होने चाहिए. इन दैट केस सच कार्बन विल बी कॉल्ड एज कायरल कार्बन और असिमेट्रिक कार्बन. तो इसको बताने के लिए हम यहाँ पे एक एस्ट्रिक या स्टार लगा देते हैं, एस्ट्रिक या फिर स्टार लगा देते हैं, तो दैट इज इंडिकेशन दिस कार्बन इज असिमेट्रिक कार्बन. तो कंपाउंड जो है ऑप्टिकली एक्टिव कब होगा? तो पहली कंडीशन ये है कि दैट शुड कंटेन्स असिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन. स्पेलिंग देख लेना, ASY, असिमेट्रिक कार्बन, जिसमें चारों अलग अलग चीजें लगाना है. चलो मैं लगाता हूं. Okay, these are the 4 different species which are bonded to this carbon, and in that case such carbon is called as a chiral carbon or asymmetric carbon. Asymmetric carbon में चारों जो species है वो अलग अलग होती है, and this compound is known as, आपके हिसाब से लिखो मैं इसको तो CH3 CHOH COOH, and this compound is known as lactic acid. तो ये लैक्टिक एसिड है. इसको कहीं से भी आप मॉलिक्यूल को काटने की कोशिश करेंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, दैट विल नॉट बी पॉसिबल.
ये देखिए ये सेंट्रल फिंगर जो है ये मेरा कार्बन है, इसमें एक ग्रुप लगा हुआ है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। ये रिमेनिंग जो ये कार्बन है आपका सेंट्रल कार्बन यहाँ पे है, इसमें ये 4 ग्रुप लगे हुए हैं आपको, 1 2 3 4, ये चारों आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज एन कायरल कार्बन या फिर असिमेट्रिक कार्बन। ए कार्बन आइटम टू विच 4 डिफरेंट आइटम्स और ग्रुप्स आर बॉन्डेड, दैट विल बी कॉल्ड एज एन असिमेट्रिक कार्बन और दैट इज अ कायरल कार्बन। नाउ दूसरा एक एग्जांपल बता रहा था कि इसको आप कहीं से भी यहां से ब्रेक करके देखेंगे, यहां से काट के देखेंगे, यहां से काट के देखेंगे, कहीं से भी काट के देखते तो इसके इक्वल पार्ट नहीं बनेंगे। यहां से भी काटेंगे तो भी इधर वाली चीजें अलग रहेंगी, इधर वाली चीजें अलग रहेंगी, एंड दैट इज कॉल्ड एज कायरलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल या फिर असिमेट्रिक नेचर ऑफ द मॉलिक्यूल। इसमें किसी भी टाइप का एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। लेकिन यदि मेरे पास में कोई इस टाइप का ऑब्जेक्ट है, देखिए ये वाला, इसमें लगा दिया मैंने H OH या फिर इसको COH लगा देता हूं मैं, और इसमें भी एक OH और COH। इस मॉलिक्यूल को आप बीच में से काट के 2 इक्वल पार्ट कर सकते हैं, तो दिस विल बी सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। इसके 2 इक्वल पार्ट बन जाएंगे, 2 इक्वल पार्ट बन जाएंगे तो दैट विल बी ए सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल। इस टाइप का नेचर यदि किसी मॉलिक्यूल में है तो उसमें ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टी हमने देखा था, ये वाला प्लेन ऑफ पीपीएल को रोटेट करने का जो एबिलिटी है वो आपको इसके अंदर नहीं मिलेगा, मींस इट इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो इसके अंदर सच टाइप ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री शुड नॉट बी देयर। 2 रीजंस बताए कि वो कंपाउंड, मतलब 2 कंडीशंस हो गया कि वो ऑप्टिकली एक्टिव कब होता है। पहली बात तो उसके अंदर एक कायरल कार्बन होना चाहिए, पहली कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है हमारे पास में कि उसके अंदर किसी भी तरह का सिमेट्री नहीं होना चाहिए मॉलिक्यूल के अंदर। अब तीसरा देखते हैं, if you place such molecule in front of mirror, किसी चीज को मिरर के सामने रख दिया है आपने, तो इन दैट केस उसका एक मिरर इमेज बनेगा, राइट। देखिए ये मेरा कार्बन है, इसमें WXYZ लगा के चारों अलग अलग कर दिए मैंने। Now this is my molecule in which one of the carbon carries 4 different species, and in that case that will be a chiral molecule and carbon is called as a chiral carbon. Now इसके सामने यदि मैंने मिरर लगा दिया तो क्या होगा? Mirror is placed in front of that molecule which contains a chiral center. Now इसके सामने जब हम मिरर रखते हैं तो इसका एक इमेज बनेगा। तो इमेज में आपको X यहाँ दिखना चाहिए, थोड़ा सा दूर है, ओके ओके, W दिखेगा, ये X फ्रंट पे आ गया और ये जो है वो है। और यहाँ पे ये चीजें जो है प्लस जो है इसका ये फ्रंट है, इसका ये बैक साइड है इस मॉलिक्यूल का। तो नाउ दिस इज व्हाट इमेज ऑफ दिस वन, मिरर इमेज बना दिया मैंने। नाउ इस मिरर इमेज को आप उठा के इसके ऊपर प्लेस करेंगे, सुपर इम्पोज करेंगे। तो विल इट बी पॉसिबल कि इसका एक्स यहाँ पे आएगा और जेड यहाँ पे आएगा, वाई वाई पे आएगा, डब्ल्यू डब्ल्यू पे, लेकिन जो राइट और लेफ्ट में स्पेसीज है वो चेंज होता है मिरर इमेज में। तो दैट्स व्हाई दिस मॉलिक्यूल कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स इमेज। इसको इसके ऊपर नहीं रख सकते या फिर इसको उठा के इसके ऊपर नहीं रख सकते। सो दिस इज कॉल्ड एज नॉन सुपर imposable mirror image relationship, non superimposable mirror images of each other, they cannot be superimposed. So this is a non-superimposable mirror image relationship. That is the third criteria that will decide the optical activity of the compound. पहला तो उसमें chiral center होना चाहिए, दूसरा उसमें किसी भी तरह का axis of symmetry नहीं होना चाहिए, तीसरा that should follow this type of relationship. That is a non-superimposable mirror image relationship. मतलब जो image है इस object पे नहीं रख सकते या object को इसके ऊपर पूरी तरह से superimpose नहीं कर सकते। अब superimpose क्या होता है ये बताता हूँ। See this one. This is your molecule. इसका फ्रंट साइड देख रहे हैं आप, व्हाइट है, इसका मिरर इमेज ये है। अब ये मिरर जो इमेज है वो ऐसे, मतलब मिरर के अंदर जो दिख रहा है वो दिखेगा। अब ये दोनों को एक दूसरे के ऊपर आप कितना भी रख के देखेंगे तो ये थंब जो है इसके ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। व्हाइट के ऊपर व्हाइट का जो ओवरलैपिंग है वो यदि करना चाहते हैं आप तो वो होगा नहीं, थंब के ऊपर थंब आना चाहिए वो नहीं होगा, है ना। सो दैट इज कॉल्ड एज, सच ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड एज अकायरल object
और असिमेट्रिक ऑब्जेक्ट ऑफ विच मिरर इमेज कैन नॉट बी सुपर इम्पोज। बट यदि आपके सामने कोई चेयर रखा हुआ है, फाइबर का चेयर है, ठीक है, और एक दूसरा चेयर है, वो उसका इमेज हो गया, दोनों एक दूसरे के ऊपर आप यदि रखते हैं तो दे कैन बी कंप्लीटली सुपर इम्पोज, तो वो सुपर इम्पोजेबल ऑब्जेक्ट हो गया, उसके अंदर एक्सिस ऑफ सिमेट्री होता है। इसके अंदर किसी भी तरह की सिमेट्री नहीं होती, इस टाइप के मॉलिक्यूल में किसी भी तरह का सिमेट्रिकल नेचर नहीं होता, तो इन दैट केस नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज रिलेशनशिप होगा। एंड दीज आर द थ्री कंडीशंस अंडर विच दैट कंपाउंड कैन बी ऑप्टिकली एक्टिव। ऑप्टिकली एक्टिव मतलब क्या होगा? दैट कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द conditions for this. A compound is optically active ऑप्टिकली एक्टिव होना मतलब इट कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल इन क्लॉकवाइज और इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। A compound is optically active if it contains असिमेट्रिक या फिर कायरल कार्बन। कायरल कार्बन है मतलब उसमें चारों अलग अलग स्पेसीज लगी हुई होना चाहिए, वन थिंग। सेकंड थिंग, it should not have any axis of symmetry। किसी भी तरह का एक्सिस ऑफ सिमेट्री इसके अंदर नहीं होना चाहिए, इसको काट के इक्वल पार्ट्स नहीं बनना चाहिए, कैसे भी काटो, खड़ा काटो, आड़ा काटो, किसी भी तरह का आपको उसको कट करने के बाद में इक्वल पार्ट में वो डिवाइड नहीं होना चाहिए, मींस दैट शुड बी लैकिंग सिमेट्री, उसके अंदर सिमेट्री नहीं होना चाहिए। और तीसरा, इट शुड फॉर्म नॉन सुपर इम्पोजेबल It should not form a non superimposable mirror image। देखिए ह्यूमन बॉडी की बात करते हैं आप, ह्यूमन बॉडी ओके, ऐसा एक्सिस डालोगे आप, वर्टिकली कट करोगे पूरा यहां से पैर तक, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो सकता, उसमें हार्ट नहीं आएंगे भैया, ठीक है। अब आपने उसको हॉरिजॉन्टली बीच में से काट दिया तो एक तरफ पैर जाएगा, एक तरफ सिर जाएगा, मींस वहां पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। वर्टिकली आप बोल सकते कि यस है, वर्टिकल एक्सिस ऑफ सिमेट्री हो सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ सिमेट्री ह्यूमन बॉडी में बिल्कुल नहीं हो सकता, तो इन दैट केस वो आपके लिए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, दैट कैन नॉट फॉर्म सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज। सो इन दैट केस दैट कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो अब तक का हमने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए क्या होना चाहिए, व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर कंपाउंड टू बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो पहला कंडीशन तो ये है कि दैट शुड कंटेन असिमेट्रिक कार्बन। दूसरा, दैट शुड हैव द लैक ऑफ एक्सिस ऑफ सिमेट्री, किसी भी तरह का एक्सिस ऑफ सिमेट्री उसके अंदर नहीं होना चाहिए, मॉलिक्यूल शुड नॉट बी सिमेट्रिकल इन एनी हाउ कंडीशन। एंड थर्ड वन, दैट शुड फॉर्म ए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज so that its image cannot be superimposed over the object or object cannot be superimposed over its image, so that is called as non superimposable mirror image relationship। तो ये तीन कंडीशंस में कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव कब रहता है, ये मैंने बताया कि दैट मॉलिक्यूल में एक कायरल सेंटर होना चाहिए, दूसरा देयर शुड नॉट बी एनी काइंड ऑफ सिमेट्री, तीसरा दैट शुड फॉर्म ए नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, ठीक है। अब ऐसे कंपाउंड कितने हैं हमारे पास में? हमारे पास में तो स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से देखते तो हम सिर्फ 3 या 4 कंपाउंड का स्टडी करते, उसमें से हमारे सिलेबस में एक ही कंपाउंड है, वो है लैक्टिक एसिड। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड माना जाता है। अब क्यों, तो इसके पीछे रीजन क्या होगा, इसके अंदर एक कायरल कार्बन होगा, दूसरा इसके अंदर किसी भी तरह का एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, तीसरा इसका जो इमेज बनेगा, मिरर इमेज जो बनेगा, वो इस मॉलिक्यूल के ऊपर आप सुपर इम्पोज नहीं कर सकते। सी है, सबसे हेवी ग्रुप जो है बॉटम साइड में लगाया जाता है, सबसे हेवी ग्रुप जो है नीचे की साइड में होता है।
दिस इज असिमेट्रिक कार्बन जिसमें चारों अलग अलग चीजें CH3 OH COOH एंड H। सो चारों बॉन्डेड ग्रुप जो है वो सिमिलर बिल्कुल नहीं है, तो इन दैट केस दिस विल बी अ कायरल मॉलिक्यूल एंड कार्बन विल बी कॉल्ड एज अ कायरल कार्बन। नाउ इफ यू प्लेस द मिरर इन फ्रंट ऑफ दिस, इसके सामने यदि आपने मिरर रख दिया तो क्या होगा, राइट, देन H, okay, now is it possible to superimpose this image on this? No, means they are the non-superimposable mirror images of each other. This object cannot be placed over its image or image cannot be placed over this object. तो ये हो गया नॉन सुपर इम्पोजेबल, एक दूसरे के ऊपर पूरी तरह से ओवरलैपिंग पोजीशन में आप रख नहीं सकते। आपका OH पे H आएगा, H पे OH जाएगा, मींस दैट कैन नॉट बी सुपर इम्पोज। सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसको आप यहाँ से किधर से भी कट करके देखेंगे तो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होता, मींस दैट मॉलिक्यूल डजंट हैव एनी सिमेट्री, किसी भी टाइप का उसके अंदर सिमेट्री नहीं होगा, तो दिस कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव बिकॉज ये तीनों कंडीशंस फॉलो कर रहा है इस वक्त। दूसरा कंपाउंड है हमारे पास में 2-chlorobutain। या यू कैन से सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड जिसको बोलते हैं आप, वो देखिए इसको कैसे लिखते हैं, CH3 CHCl CH2 CH3। मैं इसका कॉम्बिनेशन करूंगा, एक C2H5 बना दूंगा इसको। ओके, दिस इज वन ऑफ द ग्रुप, एक ये, दूसरा ये, तीसरा और ये चौथा। तो इसमें 4 ग्रुप इसके अंदर अलग अलग है और जो सेंट्रल कार्बन ये रहेगा मेरा, देखते कैसे होगा, 1 2 3 4। ओके, यहाँ पे सबसे हेवी ग्रुप ये Cl, ये CH3H। नाउ दिस इज योर मॉलिक्यूल ऑफ 2-chlorobutain। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है कि कायरल सेंटर है, दूसरा इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। अब तीसरा काम बचा है क्या, इसका मिरर इमेज बनाना। ये आपका मिरर है, ये आपका Cl आएगा, ये C2H5 आएगा और ऊपर आपका CH3। So these two cannot be superimposed over one another. In that case, that will be optically active compound. तो ये दूसरा कंपाउंड आपके पास में आ गया। If you यहाँ पे Cl की जगह OH कर देते हैं तो that will be 2-butanol and that will be also optically active. 2-butanol, ये तीसरा एग्जाम्पल। अभी चौथे के लिए चलते हैं, ग्लूकोज। यू नो ग्लूकोज, ओके। तो इस ग्लूकोज में अब तक का तो ऐसे लिखते थे हम, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला ऐसे लिखते थे, अभी कैसे लिखना है ऐसे, 1 2 3 4 5 हो गए, 6 हो गए। फाइनल 6 कार्बन इसके अंदर देखेंगे आपका, 1 2 3 4 5 6 कार्बन। ओके, 6 कार्बन। नाउ इफ यू काउंट द हाइड्रोजन देन दैट विल बी 12, इफ यू काउंट द ऑक्सीजन देन दैट विल बी 6। नाउ दिस इज योर कंपाउंड दैट कंटेन्स नंबर ऑफ OH ग्रुप, बहुत सारे OH ग्रुप है, तो दिस इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड। ये कैसा है, पॉलीहाइड्रोक्सी मींस इसमें बहुत सारे OH ग्रुप है, साथ में एक CHO ग्रुप लगा हुआ है, अल्डिहाइड है। सो दिस ग्लूकोज इज अ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। दिस वन ग्लूकोज इज व्हाट, अ पॉलीहाइड्रोक्सी अल्डिहाइड। नाउ इन दिस केस आप इस कार्बन की बात करते हैं, ये 1 2 कार्बन नंबर 2 पे सबसे ऊपर में एक CHO ग्रुप लगा हुआ है, वो एक हो गया, इधर से हाइड्रोजन है, इधर से OH, तीनों अलग अलग हो गए। और ये जो रिमेनिंग पार्ट है दैट कैन बी कंसीडर्ड एज अ सिंगल ग्रुप। इन दैट केस इस कार्बन में, कार्बन नंबर 2 में एक CHO, एक OH, एक H और एक रिमेनिंग इतना सारा पार्ट लगा हुआ है, मतलब चारों अलग अलग है, तो दिस कार्बन विल बी असिमेट्रिक कार्बन या फिर कायरल कार्बन। चलते यहाँ पे कार्बन नंबर 3, ये ऊपर वाला पूरा हिस्सा एक ग्रुप, नीचे वाला पूरा दूसरा ग्रुप, इधर से OH, इधर से, चारों अलग अलग हो गया। देन दैट कार्बन सेकंड, थर्ड कार्बन विल बी आल्सो असिमेट्रिक। कम टू दिस वन, फोर्थ कार्बन,
इसके ऊपर वाला कंप्लीट एक ग्रुप, दूसरा, तीसरा और ये नीचे वाला पूरा एक ग्रुप, तो वो भी चारों अलग अलग हो गया, तो वो असिमेट्रिक। कार्बन नंबर 5 पे आ गया। कार्बन नंबर 5 में ऊपर वाला कंप्लीट जो पार्ट बचा है वो एक ग्रुप कंसीडर करेंगे, ये दूसरा, ये तीसरा, और नीचे जो पूरा बचा है वो चौथा ग्रुप होगा। चारों अलग अलग है, तो अगेन दैट कार्बन विल बी असिमेट्रिक कार्बन। चलते कार्बन नंबर 6 पे। अब कार्बन नंबर 6 में ये दो आइडेंटिकल ग्रुप हो गया, आइटम्स हो गए हाइड्रोजन के, तो ये असिमेट्रिक नहीं होता। तो इसमें कार्बन नंबर 2, 3, 4 और 5 दीज आर कायरल और असिमेट्रिक कार्बन। तो इन दिस वे ग्लूकोज के अंदर 4 असिमेट्रिक कार्बन आपको देखने को मिलेंगे, 2, 3, 4 और 5। तो इन दिस वे दिस मॉलिक्यूल इज समवॉट ह्यूज मॉलिक्यूल एंड इट कंटेन्स 4 असिमेट्रिक कार्बन आइटम। तो ये भी जो है इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं आएगा किसी भी एंगल से, इन दैट केस दैट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। तो अब तक का हमारे पास में 4 कंपाउंड हो गए, अब तक 4 कंपाउंड हो गए। एक तो लैक्टिक एसिड, दूसरा 2-क्लोरोब्यूटेन, तीसरा 2-ब्यूटेनॉल, चौथा ग्लूकोज। इन चारों में एक चीज कॉमन है, क्या? दे कंटेन्स कायरल कार्बन, वन थिंग। They do not have any axis of symmetry. तीसरा, they forms a non-superimposable mirror images. That images cannot be superimposed over its object. So in that case, all the 4 compounds are optically active. Now अब मेरे पास में एक कंपाउंड मैंने लिया था लैक्टिक एसिड वाला, ये ऐसे लिखी सिंपली, हेवी ग्रुप जो नीचे होना चाहिए, तो इसमें असिमेट्रिक कार्बन है, उसका एक इमेज बना दिया मैंने। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट्स इमेज एंड द ऑब्जेक्ट? इमेज एंड इट्स ऑब्जेक्ट में एक डिफरेंस है कि ये जो ग्रुप और ये दो ग्रुप, ये तो सेम पोजीशन में दिख रहा है आपको, CH3 और COOH। देयर इज अ डिफरेंस इन द पोजीशन ऑफ दिस ग्रुप and this group. So such type of arrangement of the atoms or group around this, that is called as a spatial arrangement, 3-dimensional arrangement of the atoms or group। देखिए इसको 3-dimensionally लिखते हैं। ये तो हो गया आपका फिशर्स के हिसाब से, दिस वन इज अ फिशर्स प्रोजेक्शन। यहाँ पे यदि कार्बन हटा दूं, लाइन खींच दूं मैं सीधी, तो दैट विल बी फिशर्स प्रोजेक्शन फॉर्मूला, जिसमें सिर्फ लाइंस होती है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे कार्बन होता है। लेकिन मैं यदि इसको ज्योमेट्री के हिसाब से ले लूं, तो ये टेट्राहाइड्रल कार्बन होता है। टेट्राहाइड्रल कैसे होता है? ऐसे। So this is what a 3-dimensional arrangement of the atoms or the group, that is the geometry of figure। यहाँ पे मेरा कार्बन है, यहाँ CH3 है, यहाँ पे आपका COOH है और यहाँ पे OH है। So this is your asymmetric carbon। ये वही है, लैक्टिक एसिड है, CH3 CHOH COOH लैक्टिक एसिड है। मैंने उसको 3-dimensionally लिखने की कोशिश किया है टेट्राहाइड्रल ज्योमेट्री के साथ में। नाउ इसके सामने आपने मिरर रख दिया, तो इसका ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा। So now these are 2 different arrangement in which दोनों में फॉर्मूले की बात करते तो वो सेम है। क्या डिफरेंस दिख रहा है? स्पैटल अरेंजमेंट ऑफ द आइटम्स और द ग्रुप अराउंड द कायरल कार्बन। जो सेंट्रल में कार्बन आपने बताया है जो कि असिमेट्रिक कार्बन है, उसमें चारों ग्रुप का जो अलग अलग अरेंजमेंट हमको दिख रहा है, दैट गिव राइज टू देखिए आइसोमेरिज्म में हमारी एक चीज कॉमन होती है, क्या? कि ऑल ऑफ देम हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। फॉर्मूला सेम होता है, 3-dimensional arrangement of the atoms or group in it are different। तो these are the structural isomers। 3-dimensionally these are the structural isomers in which there is a difference in the position of various group। देखिए इसमें इसका जो पोजीशन है वो अलग है, ये यहाँ पे राइट में है और ये लेफ्ट में, ये राइट में। यहाँ पे ये लेफ्ट में है तो ये यहाँ पे राइट में आ गया। ये मिरर में होता है, ये लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है, राइट। तो ये चीजें यहाँ पे हो गई, तो ये अरेंजमेंट हो गए अलग अलग, तो ये हो गया आइसोमर।
अब ये आइसोमर सिर्फ आइसोमर नहीं है, हमको इसको आगे लेके जाना है, हमको ऑप्टिकल आइसोमर बोलना है। जब इसमें से आपने पीपीएल पास कर दिया, प्लेन पोलराइज लाइट, इसमें से जब पास करते हैं तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। So such a compound which can rotate the plane of PPL in clockwise direction, that will be called as a dextroisomer. This is called as dextro, या फिर डी आइसोमर भी बोलते हैं, आइसोमर ऑफ एन ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड which can rotate the plane of PPL in clockwise direction is called as a dextroisomer या फिर डी आइसोमर। जबकि यहाँ पे you will find that कि ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में दिखाई दे रहा है। ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जब वो रोटेट करता है प्लेन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट को, देन इट विल बी कॉल्ड एज लिवो आइसोमर। तो अब देखिए ऑप्टिकल आइसोमर की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया, ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, दे डिफर इन देयर ऑप्टिकल रोटेशन। उनका फॉर्मूला तो सेम होता है, ऑप्टिकल आइसोमर्स में भी आपको बोलना क्या है कि दे हैव द सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, डिफरेंट स्पेटल अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स और द ग्रुप। और एक बात, दे डिफर इन देयर ऑप्टिकल रोटेशन। जो ऑप्टिकल रोटेशन है प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने का जो डायरेक्शन है, एक में वो क्लॉकवाइज है, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज है। इन दैट केस दे विल बी कॉल्ड एज दे डिफर इन ऑप्टिकल रोटेशन। जब ऑप्टिकल रोटेशन में डिफरेंस आता है तो यू कैन से दीज आर कॉल्ड एज ऑप्टिकल आइसोमर। ऑप्टिकल आइसोमर्स क्या होते हैं, they have the same molecular formula, they have the different structural arrangements and they differ in their optical rotation. In that case they are called as optical isomers. अब उसमें से हमको एक डेक्स्ट्रो आइसोमर देखना है। डेक्स्ट्रो आइसोमर क्या होता है, the isomer, optical isomer which can rotate the plane of PPL in clockwise direction, that will be called as a dextroisomer. Whereas the optical isomer which can rotate the plane of PPL in anti-clockwise direction, जब anti-clockwise direction में rotate करेगा, that will be called as a levoisomer. तो these are the two optical isomers. एक जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन ऑफ पीपीएल रोटेट करेगा, वो डेक्स्ट्रोआइसोमर। द आइसोमर ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड व्हिच कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड एज डेक्स्ट्रोआइसोमर, whereas the optical isomer which can rotate the plane of PPL in anti-clockwise direction, in that case that will be called as a levoisomer। ठीक है, चलते आगे। तो डेक्स्ट्रो या फिर डी आइसोमर जो होता है, दैट कैन रोटेट द प्लेन ऑफ पीपीएल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, whereas लियो आइसोमर क्या होता है, which can rotate the plane of plane polarized light in anti-clockwise direction or towards a left, that will be called as लियो। अब इन दोनों का मिक्सचर करते हैं हम, इक्विमोलार मिक्सचर करेंगे डेक्स्ट्रो और लियो आइसोमर का। इक्विमोलार मिक्सचर मतलब हमने क्या किया कि 1 मोलार सोल्यूशन बनाया आपने एक डी लैक्टिक एसिड, डी मींस डेक्स्ट्रो, या फिर प्लस साइन से भी बता सकते हैं आप। दूसरा लिया मैंने 1 मोलार एल लैक्टिक एसिड, मतलब लियो आइसोमर हो गया। दोनों का मोलार कॉन्सेंट्रेशन सेम ले लिया मैंने, ये ले लिया 50 ml, दूसरा ले लिया 50 ml। इसको सेपरेटली जब आपने पीपीएल पास किया तो सपोज इट रोटेट्स दैट थ्रू +20 डिग्री। जब इसमें से सेपरेटली आपने पीपीएल पास कर दिया तो इसका रोटेशन दैट वाज फाउंड टू बी -20 डिग्री। एक क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो +20, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा -20। नाउ ये सेपरेट था, अब मैं इन दोनों को एक जगह ले लूंगा, एक कंटेनर में भर दिया मैंने इसमें, एंड दैट विल बी कॉल्ड एज, इन दोनों को कंबाइन करके इसके अंदर भर दिया और इसमें से अब ये आपने पीपीएल पास कर दिया। तो इधर क्या रिजल्ट होगा, इस मिक्सचर में दोनों आइसोमर है, एक डेक्स्ट्रो है और दूसरा लियो है। डेक्स्ट्रो जो है प्लेन ऑफ पीपीएल को 20 डिग्री से राइट में घुमा देगा, और जो लियो फॉर्म है वो 20 डिग्री से आगे गया, उसको वापस अपनी पोजीशन पे लेके आ गया, मतलब -20 हो गया। इसका मतलब जो रोटेशन है वो कैंसल हो गया, ऑप्टिकल रोटेशन जो है वो हुआ ही नहीं, वो ऐसे के ऐसे ही मिल गया। तो यू कैन से ये मिक्सचर में पीपीएल पास करने के बाद में कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिल रहा है, तो इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव।
तो ये जो मिक्सचर है वो हो गया इक्विमोलार मिक्सचर। किसका बनाया आपने? इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर्स of same compound. Equimolar mixture of dextro and levo isomers of same compound. इक्विमोलार मतलब जो मोलार कॉन्सेंट्रेशन है वो भी सेम रखा हमने, उसका वॉल्यूम भी सेम रखा, 50-50 ml लिया, एक कंटेनर में डाल दिया, मिक्सचर बन गया। सो दैट विल बी कॉल्ड एज इक्विमोलार मिक्सचर। और वो किसका था? एक डेक्स्ट्रो आइसोमर था और दूसरा लियो आइसोमर ऑफ सेम कंपाउंड, which is optically inactive. ये इंपॉर्टेंट है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लीवो आइसोमर्स ऑफ सेम कंपाउंड हमने कंसीडर कर दिया, उसमें से प्लेन पोलराइज लाइट आपने पास कर दिया, तो रिजल्ट क्या मिला? कुछ भी चेंज नहीं हो गया, बिकॉज एक का रोटेशन दूसरे ने कैंसिल कर दिया, एक आइसोमर ने +20 डिग्री से रोटेट कर दिया, दूसरे ने -20 में, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो गया? 0। मींस ऑप्टिकल रोटेशन वहां पे हुआ ही नहीं है। जैसा प्लेन पोलराइज लाइट पास करने के पहले था वैसे ही बाद में भी रहेगा, तो इन दैट केस दैट इज कॉल्ड एज ऑप्टिकली इनएक्टिव, एंड दिस इज ड्यू टू this cancellation is called as external compensation. This is called as external compensation. मतलब एक जो फॉर्म है वो +20 डिग्री से रोटेट कर रहा है, दूसरा उसको -20 से रोटेट कर रहा है, ओवरऑल रिजल्ट जो है वो 0 रोटेशन का हो गया। एंड इन दैट केस सच a mixture is optically inactive and that phenomena is called as external compensation. एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन हो गया। यहाँ पे जो ऑप्टिकल आइसोमर्स मैंने बताया था डेक्स्ट्रो एंड लीवो, उसको दूसरे भी वर्ड है इनैंशियोमर। इनैंशियोमर मींस ऑप्टिकल आइसोमर, या फिर उसको तीसरा भी वर्ड है ऑप्टिकल एंटीपोड। ऑप्टिकल एंटीपोड या ऑप्टिकल आइसोमर या फिर इनैंशियोमर, ये जो टर्म्स है सारी सेम है। ये जो बनाया हमने डीएल मिक्सचर, दिस इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। और इसको आप डीएल मिक्सचर भी बोल सकते हैं, या फिर आप इसको प्लस माइनस भी बोल सकते हैं। प्लस माइनस लैक्टिक एसिड मींस डीएल लैक्टिक एसिड मींस रेसिमिक मिक्सचर, जिसमें डेक्स्ट्रो और लियो फॉर्म्स जो है सेम कंपाउंड के इक्वल प्रोपोर्शन में, इक्वल मोलार कॉन्सेंट्रेशंस में है, उनको मिक्स करेंगे। उसमें से ऑप्टिकल प्लेन पोलराइज लाइट पास करते हैं तो वहां पे ऑप्टिकल रोटेशन नहीं मिलेगा ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन। इन दैट केस दैट विल बी कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक मिक्सचर क्या है? इक्विमोलार मिक्सचर ऑफ डेक्स्ट्रो एंड लियो आइसोमर्स ऑफ सेम कंपाउंड विच इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। कोई रोटेशन नहीं मिलेगा ड्यू टू एक्सटर्नल कॉम्पेंसेशन, एंड दैट इज कॉल्ड एज रेसिमिक मिक्सचर और डीएल मिक्सचर। ओके, सो इन दिस वे आज और कल और आज मिला के जितना करना था हमने कर लिया। लिखने का जो पार्ट है वो आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। यू कैन टेक डाउन दी ऑल दी डेफिनेशंस एंड सम दो तीन फिगर्स है उसके अंदर, वो आप ड्रॉ करेंगे। ठीक है, यहाँ रुकेंगे हम। थैंक यू, वेरी नाइस। आप लोगों का जो रिस्पॉन्स है बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो लोगों का अटेंड करना पॉसिबल नहीं है उनको भी आप बताइए कि भैया शाम में 8 बजे बैच होती है, जंबो बैच, आप उसमें है नहीं, आप चेक कर लो। आप टीच मिनट पे आपके सामने कितनी बैचेस है वो भी देख लो, 1 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। जनरली 2 रहेंगे, एक साई विजन का तो सबके लिए कॉमन है और एक रेजोनेंस है उनके लिए अलग से है। अब इन तीनों को मैं इकट्ठा करके एक जंबो बनाया हूँ और ये बैच 8 बजे होता है। ऐसे आप उन लोगों को भी बताएंगे तो आई विल गेट द रिक्वेस्ट of these peoples, I will accept them and then they will be added to that particular batch. Okay, यहाँ रोकेंगे। थैंक यू। आपको थोड़ी देर में नोट्स जो है आज जितना मैंने लिखा है था दोपहर में वो आपको मिल जाएगा। यू कैन राइट डाउन दैट पार्ट सो दैट हमने कल जो काम नहीं हुआ था वो आज कवर हो गया। थैंक यू, यहाँ रुकेंगे। यस सर। ओके, थैंक यू देश।